हम संपूर्ण राज्य व्यवस्था को यानी इंडियन पॉलिटी को सिर्फ एक मास्टर वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिसमें ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र रघुवंशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद रघुवंशी। चलिए शुरू करते हैं। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नंबर 3 है कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 में कोलकाता उच्चतम यानी कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजाह इम्पे कोलकाता उच्चतम न्यायालय के सबसे पहले न्यायाधीश थे। क्या नाम था? एलिजाह इम्पे। नंबर 5 है द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1784 में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। किस एक्ट के माध्यम से? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। नंबर 6 है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे लॉर्ड मिंटो। और किस सुधार के माध्यम से यह लागू किया गया? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में शुरू की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? तो सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में आया। आगे देखते हैं। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो पहली बार वोट देने का अधिकार महिलाओं को सन 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से किया गया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज जो थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 9 है भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव किस अधिनियम से रखी गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में संघीय प्रशासन प्रणाली की नींव रखी गई। दोस्तों यह वह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम स्टार क्वेश्चन है, जो कि आना ही आना निश्चित रहता है, जिनका आना परीक्षा में निश्चित रहता है। अगला 10वां प्रश्न है भारतीय संविधान का सर्वाधिक भाग कहाँ से लिया गया? तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। भारत के संविधान के लिए संवैधानिक सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग सबसे पहले की थी। कब? 1924 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके सदस्य कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। यह इंग्लैंड की जो सरकार थी उसके कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। नंबर 13 है भारतीय संविधान का गठन किस अनुशंसा पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारतीय संविधान का गठन हुआ। नंबर 14 है भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वह सदस्य जो कि चुनकर आए और जिन्होंने भारतीय संविधान के सदस्यों को चुना उनकी संख्या थी 389। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आगे देखते हैं नंबर 16। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष बने। क्योंकि यह उस सभा में सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, इसलिए इनको चुना गया। यह वृद्ध व्यक्ति को चुनने की जो प्रोसेस है वो कहाँ से ली गई? तो जापान से ली गई। जापान में जो भी वृद्ध व्यक्ति होता है उसको सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो कि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, या ये कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे।
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान की संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 थी महिलाओं की संख्या। ऐसा पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, तो कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन था? तो बलदेव सिंह था। देखो, रक्षा कैसे हो सकती है? बल के जरिए हो सकती है, तो इसलिए ऐसा आप ट्रिक बना सकते हैं कि बलदेव सिंह जो थे वो अंतरिम मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री थे। अंतरिम मंत्रिमंडल के गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। गोपालाचारी में आचार्य आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आचार्य, भाई शिक्षा किसके पास थी? आचार्य के पास थी, यानी आचार्य किस शिक्षा देते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। यह सिर्फ ट्रिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत बंटवारे के बाद संविधान सभा की कितनी सीट बची? जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया तो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी रहेगी? 299, और 90 सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो संविधान जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। एक प्रश्न ये रह गया, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसको आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर दिया था। 29वां प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया? तो वो है 63,96,729 रुपये का। लगभग में हम 64 लाख रुपए बोल सकते हैं। एक बार प्रश्न आया था उसमें 64 लाख प्रश्न में विकल्प में नहीं था, तो उसमें 65 लाख था। तो दोस्तों हम 65 लाख भी लगा सकते हैं, जबकि जो एक्यूरेट खर्च था वो ये था, और लगभग में 64 लाख रुपए इसे मान सकते हैं। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखना, अंतरिम मंत्रिमंडल में सी राजगोपालाचारी थे, और जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था वोटिंग के बाद, तो उसके अबुल कलाम आज़ाद थे। गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग तो 22 ही हैं, इसमें खंड बढ़कर 25 बोल सकते हैं। 395 अनुच्छेद हैं, और असल में अनुच्छेद तो 395 ही हैं, लेकिन इनके क, ख, ग इस प्रकार ये बढ़ गए हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद तो 395 ही हैं, और अनुसूची 8 से बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य कब बना? तो मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बना। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1949 को अपनाया। राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगीत को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया। संविधान की कुंजी, चाबी क्या है? तो वह है प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो वह फ्रांस से ली गई। ऐसा जीएसटी की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो फ्रांस में हुई। ठीक है। संविधान के किस भाग में संघीय शासन शब्द का प्रयोग हुआ? तो कहीं भी नहीं हुआ है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान के किस भाग में संघीय शासन का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है,
यह आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि परीक्षा में कई बार यह पूछा जा चुका है। यह एक भ्रामक प्रश्न है। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, ना कि संघीय। संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, बल्कि संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना मौलिक अधिकार, भारत की संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो ये सब व्यवस्थाएं अमेरिका से ली गई हैं। देखो, जो प्रस्तावना है भारत का वो अमेरिका से, प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों की चर्चा है तो यह भी अमेरिका से। अब मौलिक अधिकारों का संरक्षण कैसे हो सकता है? जब संविधान की सर्वोच्चता हो। संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, इसके लिए किसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए? न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देश में वित्तीय आपात आ सकता है, तो वित्तीय आपात की प्रबंध अमेरिका से लिया गया, अच्छे प्रबंध हैं वहाँ के। क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तो हो सकता है न्यायपालिका कुछ गलत निर्णय भी देते, तो उसके लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भी है। चूँकि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन चूँकि अमेरिका में राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति निरंकुश हो सकता है, तो इसीलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह भी अमेरिका से ली गई। इस टेक्निक के माध्यम से आप इन सारे जो पॉइंट हैं उनको अमेरिका से रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसदनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? सदन या संसद की व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो वो ब्रिटेन से ली गई, क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत पे शासन किया था। तो ब्रिटेन में कोई भी अगर कानून लागू होगा तो वो दोनों सदनों और अध्यक्ष के जरिए लागू होगा, तो वही व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई? तो वह आयरलैंड से ली गई। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, सदनों की संयुक्त बैठक की प्रस्तावना कहाँ से ली गई? तो वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। देखो, इसको याद रख सकते हैं, सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त मतलब जुड़ी हुई बैठक। ठीक है, तो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में एक जो जानवर है जिसका नाम है कंगारू, उसमें भी उसका बच्चा और जो कंगारू है वो जुड़े रहते हैं, तो आपसी क्या रहते हैं? वो संयुक्त रूप से रहते हैं। तो हम ऐसे टेक्निक्स याद रख सकते हैं कि सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, आगे है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मूल अधिकार संबंधी शक्तियाँ कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होंगी, यह कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। अभी हाल ही में रीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो रीट के एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यह एक क्या है? संकलन है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो वह ली गई दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? तो वह लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? रूस से। ध्यान याद रखना है, मौलिक अधिकार अमेरिका से और कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। यानी कि आप अपने अधिकारों का तो मांग कर सकते हैं, तो कहाँ से कर सकते हैं? अमेरिका से, अमेरिका वाले पोर्शन से। और मौलिक कर्तव्य आपके जो हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति, तो वह कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। अगला प्रश्न है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची किस अनुसूची में शामिल हैं? जो 12 अनुसूची, किसमें? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में जो मूल संविधान विषय थे वो थे 97 और वर्तमान में है 100। अगला है, समवर्ती सूची में मूल संविधान में और वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में थे 97, समवर्ती सूची में कितने थे? 47 थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए? 52 हो गए हैं। अगला है, राज्य सूची में मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में कितने विषय हैं? तो मूल संविधान में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं?
तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। या ये पूछ ले कि भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख किस सूची में किया गया, अनुसूची में किया गया है? तो वह 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। अगला प्रश्न है दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। यह कई बार पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 73वें जो संविधान संशोधन है कब पारित किया गया? तो 1993 में पारित किया गया। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि संबंधित है किससे? शहरी क्षेत्र में स्वशासन से संबंधित है, जैसे कि नगर पालिका आदि वगैरह। अगला प्रश्न है 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। यानी कि 11वीं अनुसूची संबंधित यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और शहरी क्षेत्र स्वशासन जो व्यवस्था है उसमें कितने विषय हैं? जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें 18 विषय हैं। भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। मौलिक कर्तव्य किस में है? तो मौलिक कर्तव्य की जगह ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ये है मौलिक अधिकार। दोस्तों इसको थोड़ा सा आप जो है करेक्शन कर लेना कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। निर्वाचन किस भाग में आता है? तो भाग 15 में निर्वाचन आता है। 22 भाग हैं टोटल, तो जो 15वां है उसमें निर्वाचन आता है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा जो है किस भाग में आती है? तो 17वें भाग में आती है। संविधान संशोधन किस भाग और किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 22वें भाग में और अनुच्छेद 368 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये समावेशन है किया गया है इस वीडियो में। के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह था आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में किया गया। अगला प्रश्न है नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 से 11 में नागरिकता के बारे में बातें कही गई हैं कि नागरिकता कब समाप्त होगी, कब मिलेगी और नागरिकता की परिभाषा क्या है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। इसका दूसरा नाम छुआछूत भी होता है कि छुआछूत का जो अंत है ऐसी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 17 में की गई है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में किया गया है। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के ए में है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस या जो मीडिया है इसकी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है 78 जिसमें बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार किस में है? वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न चल रहे हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। यह कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों के गठन की जो व्यवस्था है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अगला है प्रसूति सहायता का उपबंध, जो प्रसूति महिलाएं होती हैं उनके लिए सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में उसकी अनुशंसा की गई है? तो वह अनुच्छेद 42 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो व्यवस्था की बातें कही गई हैं किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 44 में है। SC या ST का लाभ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 48 में आता है। देखिए ये सब जो हैं ये जो जितने हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाना चाहिए ऐसी एडवाइस दे रखी है। ये ज़रूरी नहीं है कि लागू किए ही जाएं। राज्य अपनी समृद्धि और हैसियत और अपना साधनों संसाधनों के हिसाब से इनको समय समय पर लागू कर सकता है। ऐसी सिर्फ इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुशंसा की गई है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण एवं संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन्य जीव का संरक्षण वाली बातें किस में कही गई हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 48 के या ए में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों व वस्तुओं का जो संरक्षण है वो किस में है? अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका में, यहाँ करेक्शन कर लेना, में पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। राज्य के अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार भुगतान किया जाएगा। किसने कहा था? तो KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार भुगतान किया जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। ये सभी प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार परीक्षा देने के बाद जब इन प्रश्नों से अपना मिलान करेंगे तो यह 95% आपके प्रश्नों का इसमें आंसर और ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको इस वीडियो में पहले ही बताए जा चुके हैं। आप इस वीडियो का जो नोट्स हैं, ये जो PDF है, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद रघुवंशी को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की? तो वह है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कहाँ रखा गया है? भाग 4 के क में रखा गया है। अगला है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क में इनको रखा गया है। किस अनुच्छेद में है? तो 51 के क में है। किस भाग में है? तो 4 के क में है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गई यह व्यवस्था? तो रूस से ली गई, सोवियत रूस से ली गई। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है मौलिक कर्तव्यों की संख्या है कितनी? तो वह है 11। राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति पद
किस अनुच्छेद में है यह व्यवस्था? किसमें? 63 में। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वह 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य की जो न्यूनतम राज्यसभा सदस्य कितने वर्ष बाद जो है राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? यानी कितने वर्ष के सदस्य जो है वो राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो जाते हैं? तो 30 वर्ष के लोग। अगला प्रश्न है प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य यानी कि सदन का 1/3 जो है वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य की संख्या है? तो 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण जो आपात लगाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 360 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो वह 31 हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जो सीटें हैं राज्यसभा की वो किस में है? उत्तर प्रदेश में। और कितनी है? तो वह 31 हैं। महाराष्ट्र में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो वह 19 हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश और मध्य बीच वाला प्रदेश गुजरात में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो वह 11 सीटें हैं। पंजाब, असम, तेलंगाना में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो 7 हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जो पड़ोस में हैं, लगभग पड़ोस में हैं, कितनी सीटें हैं? तो वह 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 116वां। लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वह 20 है। यानी कि लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं एक दिन में? तो सिर्फ 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है? तो 108वें अनुच्छेद में। और संयुक्त अधिवेशन व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। मैंने कंगारू का एग्जाम्पल दे के अभी बताया है। अगला प्रश्न है संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? एक सांसद, लोकसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो वह 80 सीटें हैं और 75 जिले हैं। लोकसभा स्पीकर किसको त्यागपत्र देता है? तो वह उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। संसद में स्थगन प्रस्ताव कौन रख सकता है? तो संसद का कोई भी सदस्य, परंतु अध्यक्ष की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव रख सकता है। अगला है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन किस वर्ष शुरू की गई? तो 1976 में पेंशन शुरू की गई। महान्यायवादी पद अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 76 में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महान्यायवादी जो शब्द है, पद है, वो किस में है? तो अनुच्छेद 76 में है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह महान्यायवादी होता है। क्या नाम? अटॉर्नी जनरल होता है। अगला प्रश्न है 127वां। किसी भी सदस्य हुए बिना दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? तो वह है महान्यायवादी, लेकिन वोटिंग का अधिकार इसको नहीं होता, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण
यानी कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो भी धन जो है खर्च कर रहा है उस पर नियंत्रण और संरक्षण कौन करता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश संख्या कितनी है, 33+1 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है 132वां, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी है, तो 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है किस में है, 214 में है, और उच्चतम न्यायालय का जो उल्लेख है वह है 124 में है। ध्यान रखना 1 2 4 2 1 4 इतना अंतर है, वहाँ 124 है और यहाँ 214 है। अगला प्रश्न है वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं, तो वह 25 हैं। बंद यानी कि जैसे कि सार्वजनिक बंद घोषित कर दिया जाता है पार्टियों द्वारा, बंद को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था, तो वह केरल उच्च न्यायालय ने, केरल हाई कोर्ट ने 1997 में उसको असंवैधानिक घोषित किया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है, तो उच्च न्यायालय की होती है 62 वर्ष, लेकिन 65 वर्ष अभी प्रस्तावित चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो अधिकतम आयु वो कितनी होती है, तो वह 65 वर्ष होती है, लेकिन हाई कोर्ट की कितनी होती है, 62 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 5 लाख रुपये प्रति माह है, और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 4 लाख रुपये प्रति माह है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो 2,80,000 रुपये प्रति माह होता है, किसका, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज होते हैं उनका वेतन कितना होता है, 2,50,000 रुपये प्रति माह होता है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो 3,50,000 होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है, तो 2,50,000 मिलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके बराबर मिलता है, यानी कि 2,50,000। ठीक है। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना है, तो 2,50,000। आप याद रख सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है वह जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके बराबर का होता है एक तरीके से। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो 2,25,000। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका होता है 2,50,000, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका होता है 2,25,000। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है, तो यह 2,50,000 होता है। यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज लगभग कैसे होते हैं, एक ही श्रेणी के होते हैं। इसमें एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, देखो अटॉर्नी जनरल हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य जज होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो हो गया, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज होते हैं उनका वेतन 2,50,000 होता है। राज्यपाल का पद का जो वर्णन है किस में है, 153 में है, और राष्ट्रपति का किस में है, 52 में। तो ऐसे याद रख सकते हैं 52 से एक बढ़ाओ एक आगे लगाओ, तो कितना हो गया, 153वें अनुच्छेद में है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, और केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद के कुल कितने भाग को मनोनीत कर सकता है, तो वह 1/6 को, और वहाँ राष्ट्रपति कितनों को, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के लिए उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वह जम्मू कश्मीर में। ये अलग से उसे प्रिविलेज मिला हुआ है कि वह 2 जो वहाँ का उपराज्यपाल है वह जो लेफ्टिनेंट होता है वहाँ का राज्यपाल, क्या बोलते हैं, चलो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 151वां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वह 403 है। राज्यपाल अपना शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो
राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। याद रखना, शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है वह, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा जाके, क्योंकि राष्ट्रपति का कौन होता है? प्रतिनिधि होता है राज्यों में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वह अपने नीचे जो है उपराष्ट्रपति उसको देगा। उससे बोलेगा भाई मेरा ये त्यागपत्र है, अब तू थोड़ा जब तक अगला चुन के ना आए तब तक आप कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाओ, तो इसलिए उनको देता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति को क्यों देता है? वो कहता है भाई मैं आपको जो है त्यागपत्र देता हूँ, दूसरा जो है यहाँ पे नियुक्त कर लो। प्रधानमंत्री, और ये अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ और त्यागपत्र किसको देगा? तो वह राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री शपथ और त्यागपत्र किसको देगा? तो वह राष्ट्रपति को देगा। वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और वाट और माप, जानवर और पक्षियों की सुरक्षा किस अनुसूची का विषय है? तो ये समवर्ती अनुसूची का है। और याद रखना किस संविधान संशोधन द्वारा इनको समवर्ती सूची में लाया गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें लाया गया। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है 160वां, EVM इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले जो प्रयोग है कब और कहाँ हुआ? तो विधानसभा चुनाव में केरल का एक जगह थी जिसका नाम था पारूर में 1982 में इसका प्रयोग किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। किस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य के दर्जे की जो मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया? तो वह जो था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो वह 4 हैं। लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो वह 5 हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 114 हैं। याद रखना, राज्यसभा की 4 हैं, लोकसभा की 5 हैं और विधानसभा सीटें 114। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन सबसे पहले कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947। ये 97 नहीं, ये 47 है। 1947 की मध्य रात्रि में राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया गया। ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, ये 14 अगस्त 1997 नहीं है, ये 47 है। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। अगला प्रश्न है 168वां, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिन तक झुका रहता है? तो 12 दिन तक। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर कितने दिन तक राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज झुका रहता है? तो वह 7 दिन तक। यदि पद पर रहते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है इन तीनों में से तो 12 दिन तक झुका रहेगा, और यदि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री है तो 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक के लिए जो है राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज को संक्षिप्त अवधि में गाने का समय कितना है? तो 20 सेकंड में हम राष्ट्रीय ध्वज को गा सकते हैं, पहली 2 लाइन बोलकर और अंतिम 2 लाइन बोलकर। वर्तमान राष्ट्रगान संगीत को धुन बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर को वर्तमान राष्ट्रगान संगीत की जो धुन बनाई उसका श्रेय जाता है। गंगा को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 176वां प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में दोनों सदनों के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 और राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह 1 वर्ष का होता है, जो कि 1 मई से 30 अप्रैल तक का इनका कार्यकाल होता है। अगला 178वां प्रश्न है,
प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में दोनों सदनों से कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 22 और राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं, जो कि 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लघु लोकसभा किस समिति को कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न 182वां है, जो कि है पंचायती राज का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से हुआ। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 किस सुधार से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति 1977 किस सुधार से संबंधित है? ये जो समितियां हैं यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो अशोक मेहता समिति 1977 किस सुधार से संबंधित है? तो यह है पंचायती राज सुधार से। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को क्या कहते हैं? तो उसे शून्य काल कहते हैं। अगला 186वां प्रश्न है, वर्तमान में शून्य काल का समय क्या है? तो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का समय जो है वह शून्य काल का समय है। और यह जो व्यवस्था है ये भारत की ही व्यवस्था है कि जो शून्य काल का समय बनाया। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत जानना चाहता है उन्हें कैसे प्रश्न बोलते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में जानना चाहता है तो उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये क्या है? पदेन है। पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस में है? अनुच्छेद 76 में है। प्रधानमंत्री का पद का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 74 में है। धन विधेयक की परिभाषा किस में दे रखी है? 110 में दे रखी है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में है? तो 123 में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में किया अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में है। पहले प्रश्न आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो किस में कहा गया है? 129 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के माध्यम से? तो 148 के माध्यम से। राज्यपाल की सहायता से एक मंत्री परिषद और एक मुख्यमंत्री होगा, यह किस में वर्णित है? 163 में। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 213 में है। और राष्ट्रपति की किस में है? 123 में है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन होगा, यह किस में है? 214 में है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उसे हटा दिया गया और जिसको किस में कर दिया गया? जिसको 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में वर्णित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण की जो व्यवस्था है किस अनुच्छेद में है? तो 330 में है। और SC/ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 131 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 332 में है। आंग्ल इंडियन समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना किस अनुच्छेद में है? 331 में है। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, किस अनुच्छेद में है? तो 343 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है? तो वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के माध्यम से लगाया जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो वह है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? तो वह है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। किस संविधान संशोधन ने दोबारा लोकसभा और राज्यसभा कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया? तो वह है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1968 के माध्यम से। अगला प्रश्न है 210वां,
मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से। कोंकणी और मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। भारत भूमि हस्तांतरण किस अधिनियम से किया गया? तो वह 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से। अगला है जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से जीएसटी को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी के लिए जो आयोग का गठन किया गया किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई किस संशोधन के माध्यम से? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। लोकसभा और विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में उच्च न्यायालयों की कितनी संख्या है? तो 25 है। सबसे कम समय 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मिला। भारत शासन अधिनियम 1935 के लगभग कितने अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए गए हैं? तो लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए हैं या से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली जो थे भारत उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी की घोषणा हुई। राज्यसभा पहली बार गठन कब हुआ? तो 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ। अगला है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष भी होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमण मतदान पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है संघ की कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अध्यक्ष थोड़ा गलत लिखा है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है कि वो किसी को भी सजा को कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिया? तो सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लिया। और कौन गए? महात्मा गांधी गए थे। और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जिसके लिए उन्हें कॉमनवेल्थ अवार्ड भी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। अगला है प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? तो 33 थे। अगला है संविधान सभा के लिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। अगला है संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस चली? 114 दिन तक बहस चली। अगला है प्रथम राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए? तो प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा ने ही चुन लिए थे। अगला है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला है निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की वार्षिक पेंशन कितनी होती है? वार्षिक याद रखना साल भर की तो 9 लाख रुपए होती है। अगला है सबसे अधिक समय 32 साल तक कैबिनेट मंत्री कौन रहे? तो जगजीवन राम रहे। इन्होंने लगभग पूरे जीवन ही जग के मौज लिए। ठीक है, राम राम जप के ही तो जगजीवन राम मान सकते हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक उम्र तक प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, 16 साल 9 महीना 12 दिन तक।
भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मालवांकर, गणेश वसुदेव मावलंकर थे। अगला है, मूल संविधान में एससी में सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित कितने जज थे? मूल संविधान में 8 जज थे, यानी कि 7 जो थे अन्य न्यायाधीश थे और 1 थे मुख्य न्यायाधीश सीजीआई। लोकसभा अध्यक्ष का कितना वेतन होता है? तो 4 लाख रुपए होता है। मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, गणपूर्ति कोरम के लिए कितना भाग सदन में होना चाहिए? तो सदन का 1/10 भाग गणपूर्ति के लिए होना चाहिए। अगला है, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा? तो पंजाब राज्य में 20 जुलाई 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा। अगला है 300 राष्ट्रपति शासन यानी 356 वाला। अगला है, सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में 19 जुलाई 1990 से लेकर 9 अक्टूबर 1996 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इस प्रकार संपूर्ण राज्य व्यवस्था के हमने 250 ऐसे प्रश्नों को कवर किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।